सफ्तर लंच के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। इमरान के फ्लैट से वापसी पर उसने जोलिया को पेशकश की थी कि दोपहर का खाना जोलिया उसके साथ खाए। सफ्तर ने जोलिया से इमरान को भी साथ ले जाने की बात की थी, लेकिन जोलिया ने इतराज किया था कि इमरान होटल में हमाकतें करेगा और लोग तमाशा देखेंगे। वो होटल में इमरान की बेहूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और खामखा बदमज़गी पैदा होगी। चुनांचे सफ्तर ने इसरार नहीं किया था। वो भी जानता था कि इमरान पर जब हमाकत तारी होती है तो वो पब्लिक मकामात पर भी हमाकतों और शरारतों से बाज नहीं रहता। तैयार होकर सफ्तर मेज पर रखे टेलीफोन की तरफ बढ़ा ताकि जोलिया को अपनी रवानगी की इतला दे, लेकिन उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी। हेलो, सफ्तर बोल रहा हूँ, सफ्तर ने जल्दी से रिसीवर उठाकर कहा। एक्स्ट्रो। दूसरी तरफ से एक्स्ट्रो की मखसूस बराई हुई आवाज सुनाई दी तो सफ्तर बेसाख्ता चौंक पड़ा। यस चीफ, हुक्म फरमाइए, सफ्तर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। गालबन तुम जोलिया के साथ लंच पर जाने वाले हो। एक्स्ट्रो की आवाज आई तो सफ्तर के ज़हन को झटका सा लगा। न जाने एक्स्ट्रो को इनके प्रोग्राम की कैसे खबर हो गई थी। यस चीफ, आपका ख्याल दुरुस्त है, सफ्तर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ठीक है, जाओ, लेकिन अब जोलिया तुम्हारे साथ लंच नहीं करेगी, तुम तन्हा जाओगे और इंटरनेशनल होटल में लंच करोगे, एक्स्ट्रो ने तहकमाना लहजे में कहा तो सफ्तर बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि एक्स्ट्रो ने अव्वल तो जोलिया को साथ ले जाने से मना किया था, दूसरा लंच के लिए होटल का नाम भी बताया था। लेकिन जाहिर है सफ्तर अपने चीफ से वजह दरियाफ्त करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। राइट सर, सफ्तर ने जवाबन सर हिलाते हुए कहा। लंच से पहले तुम्हें होटल के रूम नंबर 31 के सयाफाम मुसाफिर के बारे में काउंटर से मालूमात हासिल करना होगी। उसके बाद उसके कमरे की तलाशी लोगे, लेकिन इंतहाई खामोशी और एहतियात से। याद रहे कि वो सयाफाम मुसाफिर हलाक हो चुका है और वो मेकअप के जरिए अफ्रीकी बना हुआ था, जबकि असल में वो एक्रेमियन था। क्या समझे, एक्स्ट्रो ने हदायत देते हुए कहा। बहुत बेहतर चीफ, क्या वो तन्हा ही होटल में मुकय्यम था, सफ्तर ने हैरान होते हुए पूछा। ये सब कुछ तुमने होटल वालों से मालूम करना है। हो सकता है उसका कोई और साथी उसी होटल में मुकय्यम हो और तुम उसकी अनदेखी गोली का निशाना बन जाओ, इसलिए अपनी हिफाजत से गाफिल मत रहना। मुझे वॉच ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट देना, वेट्स ऑल, एक्स्ट्रो ने आखिर में कहा और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तो सफ्तर ने भी फोन का रिसीवर रख दिया। जोलिया के साथ लंच से रोकने की वजह एक्स्ट्रो की हदायत से क्लियर हो गई थी और सफ्तर को मुसरत हुई थी कि कई दिन की बेकारी का सिलसिला खत्म हो गया था। यकीनन कोई नया केस शुरू हो गया था, चुनांचे अब उसे तन्हा ही लंच करना था। लेकिन सफ्तर ने जोलिया को इतला देना बेहतर समझा और फोन पर जोलिया के नंबर प्रेस करने लगा। हेलो, जोलिया स्पीकिंग। राब्ता कायम होने पर जोलिया की आवाज सुनाई दी। सफ्तर बोल रहा हूँ मिस जोलिया, सफ्तर ने कहा। ओह, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी, मैं तैयार हो चुकी हूँ। किस होटल में लंच करना है, दूसरी तरफ से जोलिया ने कहा। इंटरनेशनल होटल में, लेकिन मैं वहां तन्हा जाऊंगा, सॉरी, सफ्तर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मैं समझी नहीं सफ्तर, जोलिया की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। लेकिन चीफ को अंदाजा हो गया था कि हम दोनों लंच के लिए जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मुझे तन्हा जाने का हुक्म दिया और होटल का नाम भी चीफ ने ही बताया है, सफ्तर ने जवाब में कहा और एक्स्ट्रो की हदायत के बारे में बताया। इसका मतलब है कोई नया केस शुरू हो गया है। वो एक्रेमियन शख्स कौन था और कैसे हलाक हुआ, जोलिया ने पूछा। पता नहीं, चीफ ने मुझे इतना ही बताया है, सफ्तर ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान को यकीनन इल्म होगा, जोलिया की आवाज उभरी। शायद, क्योंकि जो बातें हमें चीफ से मालूम नहीं हो पाती उनका इमरान साहब को पता चल जाता है, सफ्तर ने जवाबन कहा। ठीक है, मैं उसे टटोलूंगी। एक तो वो अहमक आसानी से कुछ नहीं उगलता, हमेशा गैर मुतलका बातों में उलझा कर टरखाने की कोशिश करता है। जोलिया की हंसती हुई आवाज सुनाई दी। जी हाँ, इनसे कुछ मालूम करना जुए शीर लाने से कम नहीं होता। अल्लाह हाफिज, सफ्तर ने भी हंसते हुए कहा और फोन बंद करके दरवाजे की तरफ बढ़ गया। 2 मिनट बाद उसकी कार इंटरनेशनल होटल की तरफ दौड़ रही थी और वो मकतूल एक्रेमियन के बारे में सोच रहा था। चंद मिनट बाद वो इंटरनेशनल होटल पहुंच गया। उसने अहाते में दाखिल होकर पार्किंग में कार रोकी और कार से उतरकर हॉल की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर मौजूद बावर्दी दरबान ने उसके लिए दरवाजा खोला और सफ्तर हॉल में दाखिल हो गया। लंच टाइम था, इसलिए अक्सर मेजें आबाद थीं। सफ्तर ने हॉल का तैराना जायजा लिया, चूंकि 5 स्टार होटल था, इसलिए कई मेजों पर गैर मुल्की गाहक भी दिखाई दे रहे थे। सफ्तर काउंटर की तरफ बढ़ गया, जहां एक उधेड़ उम्र काउंटर क्लर्क मौजूद था। क्लर्क ने कारोबारी मुस्कुराहट के साथ सफ्तर का इस्तकबाल किया। मेरा ताल्लुक खुफिया पुलिस से है
और आपको पता है कि आजकल दहशतगर्दी की लहर ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है, सफ्दर ने आहिस्ता से कहा। यस सर, हमें तो खुद हर वक्त धमाके का अंदेशा रहता है, क्लर्क ने गर्दन हिलाते हुए कहा। इसीलिए हम होटल और दूसरे मकामात पर गैर मुल्कियों को चेक करते रहते हैं। इसमें होटल के अमला का ताउन मिले तो हमें अपने मकसद में अक्सर कामयाबी हासिल हो जाती है। मुझे रूम नंबर 31 के मुसाफिर के बारे में मालूमात दरकार हैं, लेकिन इस तरह के कोई दूसरा ना सुन सके और बात हम दोनों तक ही महदूद हो। सफ्दर ने मुस्कुराते हुए कहा तो क्लर्क ने सर हिलाया और अपने दाएं जानिब के रैक में रखा एक रजिस्टर उठाकर काउंटर पर रखने के बाद खोल लिया। फिर रूम नंबर 31 के सामने लिखे कवायद बताने लगा। सफ्दर खुद भी पढ़ रहा था। उनके मुताबिक कमरा नंबर 31 में ठहरने वाले मुसाफिर का नाम शम्पालू था। वो युगांडा का शहरी था और सैर व सियाहत के लिए पाकिस्तान आया था, लेकिन उसका पासपोर्ट और दूसरे शनाख्ती कागजात एयरपोर्ट से टैक्सी में होटल आने के दौरान गुम हो गए थे। टैक्सी से उतरकर होटल में दाखिल होते वक्त शम्पालू को याद आया कि उसका ब्रीफकेस टैक्सी में रह गया था। वो फौरन होटल से बाहर गया तो टैक्सी गायब हो चुकी थी। काउंटर क्लर्क ने आखिर में शम्पालू का बयान दोहराया। गोया आपने शनाख्त के बगैर उसे कमरा दे दिया, सफ्दर ने तंजिया लहजे में कहा। जी हाँ, शायद मैं इनकार कर देता, लेकिन हाल में बैठे एक मकामी शख्स ने करीब आकर मामला पूछा और हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि शम्पालू बेचारा पहली मर्तबा पाकिस्तान आया है और उसे नहीं पता कि यहाँ के टैक्सी ड्राइवर मुसाफरों की भूल चूक से कैसे फायदा उठाते हैं। उस शख्स ने फौरन खुद को FIA का सब इंस्पेक्टर जाहिर करते हुए कहा, अगर रात में टैक्सी ड्राइवर शम्पालू का ब्रीफकेस वापस न दे गया तो वो सुबह शम्पालू को करीबी पुलिस स्टेशन ले जाकर FIR दर्ज कराएगा, क्योंकि युगांडा पाकिस्तान का बिरादर इस्लामी मुल्क है और वो इस मुल्क में सरकारी तौर पर कुछ अरसा खिदमत अंजाम दे चुका है। सब इंस्पेक्टर की सिफारिश पर मैंने शम्पालू को कमरा दे दिया, काउंटर क्लर्क ने लंबी चौड़ी वजाहत करते हुए कहा। उस इंस्पेक्टर ने आपको अपने शनाख्ती या महकमा कार्ड जरूर दिखाया होगा, क्या नाम था उसका? सफ्दर ने पूछा। सॉरी, न इंस्पेक्टर ने कोई शनाख्ती कार्ड दिखाया और ना ही मैंने तकाजा किया। आपको पता है कि FIA वाले कितने बाइख्तियार और ताकतवर होते हैं। फिर हमारे होटल में अक्सर गैर मुल्की क़याम करते हैं, लिहाजा इस महकमा से बनाकर रखना पड़ती है और उनकी जायज़ नाजायज़ हर बात मानना पड़ती है। अब देखिए, आपसे भी मैंने शनाख्त का तकाजा किए बगैर आपके हुक्म की तामील की है, क्लर्क ने आखिर में दांत नकोसते हुए कहा। तो सफ्दर ने उसकी तायद में यूं सर हिलाया जैसे उसके ख्यालात से मुतफिक हो। रजिस्टर में शम्पालू की होटल में आमद का वक्त गुज़िश्ता रात 9 बजे का था और उसने 10,000 रुपए पेशगी जमा कराए थे। सफ्दर ने क्लर्क से चंद मुख्तसर से सवालात किए, जिनके जवाब में क्लर्क ने बताया कि शम्पालू ने गुज़िश्ता रात 10 बजे अपने कमरे में खाना मंगवाया था। अलबत्ता सुबह से अब तक ना तो वो हाल में आया है और ना सुबह से उसने नाश्ता तलब किया है। उसका कमरा लाक है, शायद वो सुबह सवेरे ही कहीं चला गया था और उसने होटल की इंतजामिया को अपने जाने की भी इतला नहीं दी। ठीक है, मैं देखता हूँ, हो सकता है वो अकवी रास्ते से आकर अपने कमरे में चला गया हो। बहरहाल आपको मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ कि जब तक शम्पालू के बारे में तफ्तीश मुकम्मल ना कर लूँ, आप किसी भी शख्स से मेरा या शम्पालू का जिक्र नहीं करेंगे, सफ्दर ने सख्त लहजे में कहा और हाल के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ गया, जहाँ लिफ्ट और जीने थे। उस तरफ बढ़ते हुए उसकी निगाहें दाएं बाएं की मेजों पर बैठे गैर मुल्कियों का जायजा ले रही थीं, लेकिन कोई भी सफ्दर की तरफ मुतवज्जे न था। कमरा नंबर 31 सेकंड फ्लोर पर था, इसलिए सफ्दर ने जीनों का रुख किया और जीने तय करके सेकंड फ्लोर पर जा पहुंचा। उस वक्त राहदारी में कोई न था, अक्सर कमरे गैर आबाद थे या उनके मकीन कमरों से बाहर थे। रूम नंबर 31 बाएं हाथ पर जीनों से कुछ फासले पर था। सफ्दर कमरों के बाहर लगे नंबरों को देखता हुआ मतलूबा कमरे के करीब पहुंच गया। दरवाजे पर रुककर उसने दाएं बाएं देखा और किसी को न पाकर हॉल पर झुक गया। उसने की होल से आंख लगाई, अंदर की लाइट ऑफ थी और हल्का हल्का उजाला फैला हुआ था, लेकिन अंदर कोई जीरो न था। मुतमैन होकर सफ्दर सीधा खड़ा हुआ। उसने जेब से की रिंग निकाला जिसमें एक मास्टर की भी थी। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया लेकिन दरवाजा न खुला, तो उसने की होल में मास्टर की डालकर मखसूस अंदाज में घुमाई तो लॉक खुल गया। सफदर कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो कमरे की तलाशी लेने लगा। ड्रेसिंग टेबल की दराजें खाली थीं, लेकिन बेड का गद्दा हटाने पर वो चौंक पड़ा। गद्दे के नीचे स्प्रिंगों में फंसा पॉकेट साइज रेडियो जैसा कोई आला फंसा हुआ था।
सफदर ने वो आला स्प्रिंगों से निकाल कर देखा तो वो ट्रांसमीटर था। सफदर ने ट्रांसमीटर का जायजा लिया, फिर उसे जेब में डाला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वॉशरूम में सिवाय साबन और तौलिए के कुछ न था। तब सफदर ने सोचा कि अब एक्स्ट्रो को रिपोर्ट देनी चाहिए। चुनांचे उसने वॉच ट्रांसमीटर ऑन किया और उस पर एक्स्ट्रो की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद वॉशरूम का दरवाजा बंद किया, लेकिन 1 इंच के करीब खुला रहने दिया। हेलो चीफ, सफदर कॉलिंग ओवर, वो एक्स्ट्रो को कॉल करने लगा। यस सफदर, एक्स्ट्रो अटेंडिंग यू ओवर। चंद सेकंडों बाद एक्स्ट्रो की आवाज ट्रांसमीटर से उभरी। रिपोर्ट चीफ, सफदर ने कहा और फिर रिपोर्ट देने लगा। ठीक है, ट्रांसमीटर अपने पास महफूज रखो और लंच करने के बाद दानिश मंजिल आकर जोसेफ को दे जाओ, ओवर एंड ऑल। एक्स्ट्रो ने हदायत की और राब्ता खत्म हो गया। तो सफदर ने भी ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर वो वॉशरूम से निकलना ही चाहता था कि बाहर से उभरने वाली आहट सुनकर यकदम साकित हो गया। दरवाजा खोलने की हल्की सी आवाज सुनाई दी थी। सफदर ने कमरे की तलाशी लेने के बाद लाइट ऑफ कर दी थी। उसी तरह वॉशरूम का जायजा लेने के बाद उसने वॉशरूम की बत्ती भी बुझा दी थी और कमरे की निस्बत वॉशरूम में ज्यादा तारीकी थी। उसकी तमाम तर तवज्जो सुनने पर मरकूज थी। दरवाजा खुलने पर बाहर की रोशनी कमरे में पड़ी थी। फिर दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। 1-2 लम्हों बाद किसी ने ट्यूबलाइट रोशन कर दी। तुम जो कोई भी हो, हाथ उठाकर वॉशरूम से बाहर आ जाओ मिस्टर। दफतन कमरे में एक पुराती हुई आवाज बुलंद हुई और सफदर बेइख्तियार उछल पड़ा। हुक्म देने वाले का लहजा एक्रेमियन था। ओह, वॉशरूम में कौन है मार्टन? तुम्हें कैसे पता चला? उसका एक दूसरी चौंकती हुई आवाज आई तो वो भी किसी एक्रेमियन की थी। अभी तुम खुद देख लेना एरल, इस कमरे की चाबी ब्राइड के पास थी, लेकिन अब दरवाजा लॉक नहीं था, मार्टन नामी शख्स ने जवाबन कहा। तो सफदर समझ गया कमरे में दाखिल होने वाले 2 अफराद हैं। सुना नहीं तुमने? जल्दी से बाहर आओ वरना छिलनी कर दिए जाओगे, मार्टन ने दोबारा गौसीले लहजे में धमकी देते हुए कहा। तो सफदर के पास उसके हुक्म की तामील के सिवा कोई चारा न रहा। चुनांचे उसने तेजी से बरामद होने वाला ट्रांसमीटर जेब से निकाला और उसे कोई आहट पैदा किए बगैर वॉशरूम के वॉश बेसन के नीचे और पानी के पाइप के दरमियानी जगह पर फंसा दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोला और हाथ बुलंद करके बाहर आ गया। सामने बेड और दरवाजे के पास 2 अफराद खड़े थे। शक्लों से वो पाकिस्तानी लग रहे थे। एक के हाथ में बेआवाज रिवाल्वर था, जबकि बेड के पास मौजूद शख्स के हाथ में मशीन पिस्टल नजर आ रहा था। यकीनन उसी ने सफदर को छिलनी करने की धमकी दी थी और उसी का नाम मार्टन था। मार्टन के चेहरे पर छोटी सी घनी दाढ़ी और मूछें थी, जबकि रिवाल्वर बरदार जिसका नाम एरल था उसके दाएं रुखसार पर मोटा सा मुन्ना था और वो क्लीन शेव था। रिवाल्वर और मशीन पिस्टल का रुख सफदर की तरफ ही था। वो दोनों अफराद गहरी निगाहों से सफदर का जायजा ले रहे थे। तुम कौन हो और वॉशरूम में क्या कर रहे थे? दफतन, मार्टन ने सख्त लहजे में सफदर से पूछा। मैं चोरी की गरज से यहाँ आया था, लेकिन $1 तक नहीं मिला। फिर मैं वॉशरूम की तलाशी लेने लगा कि शायद इस कमरे के मकीन ने वॉशरूम में माल छुपा रखा हो। क्या ये तुम्हारा कमरा है? सफदर ने जवाब में इत्मीनान से कहा। यही समझ लो। तुम्हें किसने बताया था कि इस कमरे के मकीन के पास दौलत है? मार्टन ने सफदर को घूरते हुए कहा। किसी ने नहीं, लेकिन अक्सर गैर मुल्कियों के पास काफी रकम और हीरे जवाहरात होते हैं। मुझे हमेशा कामयाबी होती है। मगर तुम लोग कौन हो? ये कमरा तुम्हारा तो नहीं है कि तुम खफा हो रहे हो? सफदर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, लेकिन तुम्हें ये खौफ नहीं था कि अचानक कमरे का मालिक या पुलिस आ सकती है यहाँ? एरल ने खुशीले लहजे में कहा। मैंने सुबह से अब तक कई चक्कर लगाए हैं, मगर हर मर्तबा दरवाजा लॉक मिला तो मैं समझ गया कि इस कमरे का मकीन जल्दी नहीं आएगा। बाकी रही पुलिस, तो मैं पुलिस वालों को हिस्सा देकर महफूज रहता हूँ, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है एरल, इसके बयान की तस्दीक के लिए बॉस से रब्ता कायम करो और हदायत लो। इस चोर का ताल्लुक यकीनी तौर पर इंटेलिजेंस या सीक्रेट सर्विस से है, मार्टन ने एरल की तरफ देखे बगैर कहा। ट्रांसमीटर तुम्हारे पास है, एरल ने जवाबन कहा। तो मार्टन चौंका और अपनी जेब में हाथ डालकर ट्रांसमीटर निकाल लिया। एरल, इस पर निगाह रखो, जरा भी हरकत करे तो इसकी खोपड़ी में सुराख कर देना, मार्टन ने मशीन पिस्टल जेब में रखते हुए कहा और ट्रांसमीटर के 2-3 बटन प्रेस कर दिए। हेलो बॉस, मार्टन कॉलिंग ओवर। मार्टन ट्रांसमीटर अपने चेहरे के करीब करके कॉल करने लगा। यस मार्टन, डेवल रिसीविंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक बारी आवाज आई जिसका लहजा इटालियन था।
बॉस ब्राइड के कमरे में एक चोर मौजूद था जिसे हमने काबू कर लिया है, मार्टन ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओह, कौन है वो आदमी? ओवर। दूसरी तरफ से डेवल नामी बॉस की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। उसने खुद को चोर साबित करने के लिए दलाइल दिए हैं, लेकिन उसका शानदार सूट और चेहरा मोहरा जाहिर करता है कि वो चोर नहीं है। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसका ताल्लुक किसी खुफिया इदारे से है। ओवर। मार्टन ने जवाब में कहा। यकीनन तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है मार्टन। क्या तुमने उसकी तलाशी ली है? ओवर। डेवल ने पूछा। नो सर, मैंने पहले आपको इतला देना जरूरी समझा था। मार्टन ने नफी में सर को जुम्बश देते हुए कहा। ठीक है, उसकी तलाशी लो, फिर उसकी हकीकत मालूम करो। अगर वो अपनी असलियत बताने से इनकार करे तो उसे खत्म कर दो और ब्राइड का ट्रांसमीटर लेकर वापस आ जाओ। ओवर एंड ऑल, डेवल ने हदायत देते हुए कहा। और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो मार्टन ने भी ट्रांसमीटर ऑफ किया और जेब में रखकर मशीन पिस्टल निकाल लिया। क्या तुमने ट्रांसमीटर चोरी किया है यहाँ से? मार्टन ने सफ्तर को घूरते हुए पूछा। नहीं, मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो करेंसी का मुतबादिल हो, सफ्तर ने जवाब में कहा। एरल, इसकी तलाशी लो, जल्दी करो, मार्टन ने सफ्तर से निगाहें हटाए बगैर कहा। तो एरल दरवाजे से हटकर सफ्तर के अकब में आया और रिवाल्वर की नाल सफ्तर की पुश्त से लगाकर एक हाथ से उसकी जेबों की तलाशी लेने लगा। फिर सफ्तर का रिवाल्वर निकालकर पीछे हटा और बाईं जानिब खड़ा हो गया। इसके पास ट्रांसमीटर नहीं है, शायद ब्राइड ने उसे किसी खुफिया जगह पर महफूज किया हो, एरल ने मार्टन से कहा। ठीक है, मैं देखता हूँ, मार्टन ने कहा और बेड के करीब रखी ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। सफ्तर बेपरवाही से खड़ा दरवाजे की तरफ देख रहा था, लेकिन कुन आंखियों से एरल की तरफ मुतवज्जे था और सोच रहा था कि अब उसे हरकत में आ जाना चाहिए। इन लोगों की बातों से जाहिर हो गया था कि शमपालू का असल नाम ब्राइड था और वो इन्हीं लोगों का साथी था। उसके मारे जाने के बाद वो दोनों ब्राइड का ट्रांसमीटर लेने आए थे। इन दोनों की रिहाइश इसी होटल में थी या किसी दूसरी जगह, और वो अपने बॉस डेवल के हुक्म पर यहाँ आए थे। मार्टन ड्रेसिंग टेबल की दराजें चेक करने के बाद बेड की तरफ पलटा और तकियों के नीचे देखने के बाद उसने बेड का गद्दा उठाकर बेड का जायजा लिया। फिर पलटा और कमरे में चारों तरफ निगाहें दौड़ाने के बाद सफ्तर को घूरते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ा। लेकिन जो ही वो सफ्तर के करीब से गुजरने लगा, सफ्तर ने बिजली की सी तेजी से हाथ गिराते हुए एक हाथ उसके मशीन पिस्टल पर मारा और दूसरे हाथ का घोंसा मार्टन के जबड़े पर रसीद कर दिया। नतीजा हस्बे तवक्को निकला। मार्टन के हाथ से मशीन पिस्टल गिर गया और वो लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे खड़े एरल से जा टकराया। एरल भी लड़खड़ाया और उसने सफ्तर पर फायर कर दिया। बेआवाज रिवाल्वर की गोली ने सफ्तर के अकब में दीवार का पलस्तर खराब किया और दूसरे फायर से पहले ही सफ्तर ने एरल पर जिस्त लगा दी। एरल के हाथ से रिवाल्वर निकल गया और वो लड़खड़ाता हुआ मेज पर जा पड़ा। उसी लम्हे मार्टन ने संभल कर सफ्तर पर हमला कर दिया। उसका मुक्का सफ्तर की गर्दन पर पड़ा और सफ्तर बेख्तियार आगे को झुक गया। साथ ही उसने दाहिनी कोनी जोर से मार्टन के पेट में रसीद की और मार्टन कराहते हुए पेट पर हाथ रखकर पीछे हटा ही था कि सफ्तर ने फुर्ती से मुड़कर उसकी नाक पर मुक्का रसीद कर दिया। मार्टन के हलक से तेज कराह निकली और उसने पीछे हटते हुए अपनी नाक पकड़ ली, जिससे खून जारी हो गया था। सफदर के जोरदार मुक्के ने उसकी नाक का बांसा चटक दिया था, लेकिन सफदर उसका हशर देखे बगैर फौरन ही एरल की तरफ पलटा ही था कि एरल ने दांत कचकचाते हुए सफदर पर छलांग लगा दी। वो सफदर को लिए फर्श पर आ गिरा और सफदर के सीने पर सवार होकर उसकी गर्दन पर हाथ जमा दिए। सफदर ने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर उसके हाथ अपनी गर्दन से अलग करने की कोशिश की, लेकिन एरल की गिरफ्त सख्त थी। तब सफदर ने उसकी कलाइयां छोड़कर एरल के दोनों पहलुओं में कराटे की ज़रबें लगाईं, तो एरल के हल्क से अजियतनाक कराहें निकलने लगीं और उसने सफदर की गर्दन छोड़ दी। सफदर ने फौरन ही उसे गर्दन से पकड़कर बाईं जानिब पटका और फर्श से उठ गया। साथ ही उसने मार्टन पर जिस्त लगा दी, जो अपने मशीन पिस्टल की तरफ लपका था। मार्टन लड़खड़ाता हुआ मुंह के बल फर्श पर आ रहा और सफदर ने उसका बाजू पकड़कर पूरी कुव्वत से झटका दिया। नतीजे में मार्टन के हल्क से दबी दबी सी चीख उभरी और वो अपना बाजू पकड़कर करहने लगा। सफदर ने संभल कर एरल की तरफ तवज्जो की और उसी लम्हे एरल अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया, मगर उससे पहले कि वो मजीद कोई हरकत करता, सफदर की भरपूर ठोकर एरल के पेट में पड़ी और वो कराता हुआ अकब में बेड से जा टकराया। उसके संभलने से पहले ही सफदर ने एरल पर जिस्त लगाई और एरल ने यकदम अपनी जगह छोड़ दी। सफदर मुंह के बल बेड पर जा पड़ा।
एरल ने तेजी से सफ्तर का एक पांव पकड़ा और पूरी कुव्वत से बल देने लगा, लेकिन सफ्तर ने बिजली की सी तेजी से करवट ली और सीधे होकर दूसरे पांव से एरल के पहलू में लात जमा दी। एरल के हाथों से सफ्तर का पांव आजाद हो गया और वो लड़खड़ाता हुआ पुश्त के बल अकब में बैठे मार्टन पर जा गिरा, जो अपना टूटा हुआ बाजू पकड़े करा रहा था। सफदर फुर्ती से उठा और उसने जोरदार ठोकर एरल के चेहरे पर रसीद की, जो एरल की कनपट्टी पर पड़ी और वो उठते उठते कराता हुआ दोबारा फर्श पर लड़क गया। सफदर ने तेजी से लपक कर एक जानिब फर्श पर पड़ा हुआ मार्टन का मशीन पिस्टल उठाया और मार्टन पर तान दिया। मार्टन के चेहरे पर यकदम मौत की जर्दी फैल गई और दहशत से उसका मुंह खुल गया। एरल ने दोबारा उठने की कोशिश न की, कनपट्टी पर पड़ने वाली जरब ने उसे बेहोशी की वादी में धकेल दिया था। सफदर ने मार्टन के करीब आकर उसके सर पर मशीन पिस्टल की जरब लगाई और वो कराता हुआ फर्श पर लड़क गया। दूसरे ही लम्हे उसने भी हाथ पांव डाल दिए और उस पर बेहोशी तारी होती चली गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।